सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आप लोगों की जितनी भी बेसिक पाइथन है आप लोगों का स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, सिंटैक्स से एंड एंड में फंक्शंस तक आपको लेकर जाएंगे। पाइथन के कोर्स को 3 भागों में हमने डिवाइड किया है। एक है बेसिक, एक है ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड तीसरा है लाइब्रेरीज वाला पार्ट जो एडवांस भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये जो बेसिक वाला पार्ट है इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं। टोटल कोर्स मोबाइल पर ही होने वाला है। मोबाइल पर एक ऐप है जो कि है पाइड्रॉइड नाम से, आप लोगों को इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर पर फ्री में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आप लोग वहां से उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करें कि पाइथन क्या है एंड क्यों आप लोगों को पाइथन सीखनी चाहिए। सो पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे यूजेस है। लाइक आप लोग मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर किसी भी ऐप की फंक्शनैलिटी को डिजाइन करने के लिए पाइथन का यूज कर सकते हैं। ये बहुत लिमिटेड यूज है। आप लोग डेटा साइंस में भी पाइथन का यूज कर सकते हैं और अपने डाटा को मैनेज करने के लिए भी पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो पाइथन के बहुत सारे यूजेस हैं एंड इसीलिए आप लोगों को पाइथन सीखनी भी चाहिए। आगे के कोर्स में आप लोग देखेंगे कुछ ये वाले पॉइंट्स आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यही आपको आगे की वीडियो में मिलने वाले हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है पाइथन का सिंटैक्स। तो पाइथन के अंदर जो सिंटैक्स है वो इजीएस्ट है। मतलब और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप लोगों को जो कोड है वो थोड़ा भारी होता है लिखना, बट पाइथन के अंदर आप लोग बहुत आसानी से कोड लिख सकते हो एंड यही रीज़न है कि ये बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप लोग अगर स्क्रीन पर कुछ भी प्रिंट कराना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली प्रिंट लिखना है एंड फिर ब्रैकेट लगाने के बाद उसके अंदर कोटेशन मार्क्स एंड आप लोगों को अपना नेम लिख देना है। यहाँ पर नेम या जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पर हेलो लिखा है मैंने। तो इस तरीके से आप लोग कुछ भी स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। हेलो को रिप्लेस करना है, आप लोग जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं, मान लीजिए हेलो हाउ आर यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो हेलो की जगह हेलो हाउ आर यू लिख दीजिए। अपना नाम कराना चाहते हैं तो वहाँ पर वो लिख दीजिए। इसे जब हम यहाँ येलो बटन पर क्लिक करके रन कराएंगे सो यहाँ पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। तो अब आप लोगों को बता देता हूँ कि ये चीज़ मैंने लिखी क्या है। सो यहाँ पर जो ये प्रिंट है, ये प्रिंट एक फंक्शन है जो कि यूज होता है स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट देने के लिए। फंक्शन मतलब इस प्रिंट को एक काम दिया गया है कि आप स्क्रीन पर एक आउटपुट दोगे जो भी इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। अब ये ब्रैकेट्स क्या काम करते हैं? ये ब्रैकेट्स कहते हैं कि मेरे अंदर जितनी भी चीज़ है सिर्फ वो ही प्रोग्राम के अंदर आने वाली है, प्रोग्राम में शो होगी, प्रोग्राम में काम आएगी। बाकी मेरे बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो एज अ बैक एंड काम करेंगी प्रोग्राम में। लाइक ये प्रिंट फंक्शन है तो ये प्रिंट फंक्शन आपको शो नहीं होगा, ये एज अ बैक एंड काम करेगा, बट जो हेलो है वो आपको आउटपुट में शो होगा। एंड अब आते हैं ये कोटेशन मार्क्स। तो ये कोटेशन मार्क्स कहते हैं कि मेरे अंदर जितनी भी चीज़ लिखी जाए वो चीज़ जैसे लिखी है वैसे ही प्रिंट हो। मतलब अब हम दे दें हेलो के अंदर HELLO, ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट में दे दें तो ये HELLO अलग अलग ही प्रिंट होगा। देखिए आपको बीच में स्पेसेस आ गए हैं, बट यहाँ पर हम जब एंटर करते हैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर हम लिखें मान लीजिए 7 + 18, ठीक है। अगर हम यहाँ लिखें 7 + 18, इसे रन कराएंगे 25 प्रिंट होगा। बट वहीं अगर हम स्क्रीन के अंदर यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर 7 + 18 लिखें तो यहाँ पर 7 + 18 ही प्रिंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी चीज़ लिखी है वो जैसी लिखी है वैसे ही प्रिंट होगी, एंड कोटेशन मार्क्स के बिना जो चीज़ लिखी है उसका जो भी मतलब है, जो भी सॉल्यूशन है वो प्रिंट होगा। सो गाइस, अब जो टॉपिक आता है वो आता है पाइथन के अंदर कमेंट्स। अब कमेंट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है और कमेंट्स होती क्या है? जब भी आप लोग अपना कोड किसी को शो करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उस सामने वाले इंसान को समझ में नहीं आएगा कि आपने अपने कोड में क्या लिखा है। तो आप लोग प्रोग्राम के अंदर, अपने कोड के अंदर कुछ लाइनें ऐसी इंक्लूड कर देते हो जिनका एग्जीक्यूशन के टाइम पे, मतलब प्रोग्राम के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो सामने वाले को समझने में मदद करती है आपका प्रोग्राम। जैसे यहाँ पर हम एक कमेंट ऐड करेंगे, सिंगल लाइन कमेंट के लिए हमेशा हमें हैशटैग का यूज करना होता है। यहाँ पर हैश लिखेंगे एंड यहाँ लिखेंगे दिस प्रिंट्स हेलो, मतलब ये लाइन जो है वो हेलो प्रिंट करती है। अब मान लीजिए आपने अपना कोड किसी को दिखाया, उसे ये नहीं पता कि ये प्रिंट हेलो क्या लिखा है, तो वो इस लाइन से समझ सकता है कि ये लाइन क्या करेगी। सो आप अपने कोड में कुछ ऐसी लाइनें इंक्लूड करते हैं जिनका प्रोग्राम के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके कोड में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए वो लिखी जाती है। सो आप लोग उन्हें कमेंट्स कहते हैं। सो यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम दिस प्रिंट्स हेलो लिख रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करते रहे, अगर ये मल्टी लाइन में भी आएगा तब भी ये वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एंटर प्रेस नहीं किया है। जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये लाइन अलग में आ गई एंड ये ब्लैक हो गया, वो ग्रीन है। क्यों? क्योंकि हमने एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे तो ये फिर से ज्वाइन हो जाएगा। बट कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को मल्टी लाइन कमेंट्स डालनी होती है। मान लीजिए आप लोगों को कोई लिस्ट बनानी है, आप लोगों ने दिया कि यहाँ पर हेलो एंड अगली लाइन में बाय, फिर ग्रीट डे, इस टाइप से आप लोगों ने कोई लिस्ट दी। अब इस लिस्ट को आप लोग बार बार एक एक लाइन को कमेंट करेंगे तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाती है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप लोगों को ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ करना है। एंड ट्रिपल डबल कोट्स जब आप यूज़ करेंगे तो जहाँ पर भी आप लोगों की कमेंट खत्म होती है आप लोगों को दोबारा ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ कर देना है एंड आप लोगों का जो मल्टी लाइन कमेंट है वो मल्टीपल लाइन्स में आ जाएगा। आप लोग अब इसे किसी भी लाइन में या कितनी भी लाइन में स्प्लिट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग मल्टी लाइन कमेंट एंड सिंगल लाइन कमेंट क्रिएट कर सकते हैं।
अब आप लोगों को बताते हैं पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स की जरूरत आप लोगों को क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। तो जैसे आप लोगों ने किसी भी एक एनिमल को, मतलब एक एनिमल की स्पीशीज होती है तो उन्हें स्पीशीज में आप लोगों ने डिवाइड कर रखा है, कोई भी चीज़ है उसे कलर्स में आप लोगों ने डिवाइड कर रखा है, या टेस्ट है तो उसे फ्लेवर्स में आप लोगों ने डिवाइड कर रखा है। तो इसी तरीके से पाइथन के अंदर जब आप कोई भी डाटा को स्टोर कराते हैं तो उसे हम डेटा टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे आप लोगों के पास कई सारे डेटा टाइप्स आ जाते हैं। कौन कौन सा? एक आपके पास आता है इंटीजर, जिसे हम इंट से डिफाइन करते हैं। दूसरा आता है फ्लोट, जिसे हम फ्लोट से ही डिफाइन करते हैं। तो इंटीजर के अंदर हमारी कौन सी वैल्यूज आती है? इंटीजर के अंदर आती है हमारी नंबर्स वाली 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। फ्लोट के अंदर आती है हमारी पॉइंट वाली वैल्यूज 2.3 4.5, जितनी भी डेसिमल वैल्यूज है वो आती है। इसी के बाद हमारा आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर हमारे जितने भी वर्ड्स है, जितने भी नाम है, वो आ जाते हैं। तो ये 3 डेटा टाइप्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। एंड एक और मिलता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, जो कि आपने 8th या 9th क्लास में पढ़े होंगे। जैसे 1 + 5 आई, तो वहां पर आई होता था, बट यहाँ पर जे होता है। पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा जे वाले होते हैं, तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 1 + 5j जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर आएगा। ठीक है। ये 4 डेटा टाइप्स हैं, इनकी वैल्यूज आप लोगों को एक बार और लिखकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इंटीजर, जिसे हम इंट से डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो हमारा किस में आता है? इसमें हमारी 1 2 3 4 5 इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। दूसरा आता है फ्लोट। ठीक है। फ्लोट में हमारी 2.5 3.6 इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। तीसरा आता है स्ट्रिंग, जिसे हम str से डिफाइन करते हैं। उसके अंदर हमारे कितने भी वर्ड्स आते हैं, जैसे हेलो या फिर बाय, इस टाइप की वैल्यूज आती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कॉम्प्लेक्स से डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हमारी आती है 1 + 5j 2 + 6j, इस टाइप की जितनी भी वैल्यूज है वो हमारी कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं। तो होप करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड इनका यूज क्या होता है। सो गाइज, अब आते हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल्स पर। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमें क्यों जरूरत होती है? तो जब भी आप लोग पाइथन में मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई इंट वैल्यू स्टोर कराई 2, ठीक है, अब आप अपने 2 को ढूंढने जाओगे तो वो 2 तो मेमोरी के अंदर कितने सारे पड़े होंगे, तो आप लोग अपना वाला कैसे ढूंढोगे? तो उसके लिए आप लोगों को जरूरत पड़ती है एक वेरिएबल की, जिसके अंदर आप लोग अपनी वैल्यू को स्टोर करा देते हो। एंड जब भी आप लोगों को वो वैल्यू चाहिए होती है तो आप लोग अपना वेरिएबल ढूंढते हो, ना कि वो वैल्यू ढूंढते हो। तो यहाँ पर वेरिएबल बनाने का सिंपल सा सिंटैक्स होता है, जो कि है सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना है। वेरिएबल का नाम लिख देते हैं यहाँ पर नेम, ठीक है, नेम वेरिएबल बना दिया। फिर इक्वल ऑपरेटर यूज करना है। एंड उसके बाद स्ट्रिंग के साइड में आप लोगों को हमेशा डबल कोट्स यूज करने होंगे। एंड यहाँ पर नेम लिख देंगे रोहन। ठीक है। तो ये एक वेरिएबल बन गया। अब क्या हुआ, ये जो रोहन टाइप की वैल्यू थी, रोहन किस टाइप की वैल्यू है? रोहन है स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो एक वेरिएबल के अंदर जाकर डिफाइन हो गई। अगर ये कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती तो यहाँ पर आप लोगों को डेटा टाइप भी देना होता, जैसे स्ट्रिंग। ठीक है, लिखते हैं आप यहाँ पर स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रिंग लिखते हैं। बट पाइथन एक डायनामिकली रिटन लैंग्वेज है, तो इसमें आप लोगों को किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली आप लोग वेरिएबल का नाम लिखिए, इक्वल ऑपरेटर लगाइए एंड वैल्यूज असाइन कर दीजिए। इसी टाइप से ये तो था एक स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेर। ठीक है। इसके बाद आता है एक ए नाम का बनाएंगे, जिसको हम वैल्यू देंगे 7। यहाँ देख सकते हैं कि 7 जब हमने इंट वैल्यू लिखी तो हमने डबल कोट्स यूज नहीं किए, क्योंकि हम इंट के साइड में डबल कोट्स नहीं यूज करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया इंट वेर। ठीक है। इसके बाद थर्ड वैल्यू आती है बी है हमारी, यहाँ पर 3.5 रखते हैं इसे। तो ये कौन सी वेरिएबल है? ये है हमारा फ्लोट वेरिएबल। एंड यहाँ पर डी रखते हैं, डी इक्वल्स 1 + 5j। ठीक है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स वेर, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये 4 टाइप के हमारे वेरिएबल हुए। अब यहाँ पर एक चीज और आती है आपको बताने लायक, कि ये यहाँ पर ए था। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? 7 है। अब ए की वैल्यू जो 7 थी, तो हम यहाँ पर प्रिंट करा दें। प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना है? सिंपली बस हमें 7 नहीं ढूंढना होगा, अब हमें ए लिखना है। प्रिंट ए लिखेंगे, ए की वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं 7 प्रिंट हो गया। पर अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर 7 था, अब हम यहाँ पर एक ए की वैल्यू को अपडेट करेंगे। ए की वैल्यू अब हम कितनी कर देंगे? 67। ठीक है, पहले की वैल्यू 7 थी, अब ए की वैल्यू 67 हो गई। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो 67 प्रिंट होगा। तो इससे एक चीज़ हमें पता चलती है कि हम वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे अपडेट कर सकते हैं। हम कभी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप लोग एक साथ भी वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ए कॉमा लगाकर बी कॉमा लगाकर डी एंड कॉमा लगाकर यहाँ पर नेम। ठीक है, ये चारों आप लोग प्रिंट करा सकते हैं। रन कराएंगे तो ये देखिए 67 3.5 1 + 5j के साइड में ब्रेसेस यूज हो गए। ब्रेसेस क्यों यूज हुए? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर था। कॉम्प्लेक्स नंबर के साइड में पाइथन ऑटोमेटिकली ब्रेसेस को यूज करता है। एंड उसके बाद रोहन प्रिंट हो गया। तो ये चारों वैल्यूज एक साथ प्रिंट हो गई हैं। तो आपको अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में आप लोग चारों वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। और गाइस, वेरिएबल के नाम को क्रिएट करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल के नाम को आप लोग आइडेंटिफायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आइडेंटिफायर बोला जाता है, बट यहाँ वेरिएबल के नाम से भी काम चल जाता है, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल के नाम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। आप लोग कोई भी नाम नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पर आप लोग स्टार्टिंग में कोई हैश नहीं यूज कर सकते। ठीक है, हैश के साथ आप लोग यहाँ पर डॉलर भी नहीं यूज कर सकते। तो इस टाइप के जितने भी
अदर लेटर्स हैं वो आप लोग नहीं यूज़ कर सकते, ओनली अंडरस्कोर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चाहे स्टार्टिंग हो, चाहे मिडल में हो, चाहे लास्ट में हो, आप लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अंडरस्कोर लिखेंगे एंड यहाँ पर RTY ऐसे कुछ लिख देंगे एंड फिर इक्वल्स लिख देंगे, ये वैलिड वेरिएबल है। बट यहाँ पर आप लोग डॉलर लिखते हैं एंड फिर कुछ लिखेंगे एंड फिर इक्वल्स लिखेंगे, तो ये इनवैलिड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि इसमें डॉलर यूज़ हुआ है। इसी के साथ कभी भी आप लोग स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं लिख सकते, मिडल में लिख सकते हैं, लास्ट में लिख सकते हैं, बट स्टार्टिंग में कोई वेरिएबल नंबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। GS1 GA1 वैलिड वेरिएबल है, बट 1 GS1 GA1 इनवैलिड वेरिएबल है, ठीक है। इसे हम मान लीजिए इसमें कोई वैल्यू दे दें, जैसे रन कराएं, ठीक है। इसे रन कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एरर, क्यों? इनवैलिड सिंटैक्स। बट यहाँ पर हम इसे 1 को हटा दें, रन कराएं, तो ये वैलिड हो गया, कोई एरर नहीं मिला। तो आप लोगों को कुछ रूल्स याद रखने हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई नंबर नहीं डाल सकते एंड कोई भी इनवैलिड कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते, जैसे डॉलर, हैश, ये सारे जो इनवैलिड कैरेक्टर या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उन्हें आप लोगों को नहीं यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। सो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को एक वेरिएबल की वैल्यू को जो कि इंट हो एंड उसे आप लोगों को फ्लोट में कन्वर्ट कराना है, तो उसके लिए आप लोग दोबारा वेरिएबल को लिखेंगे या बहुत सारी चीज़ें करेंगे। उसकी बजाय आप लोगों को पाइथन के अंदर एक फंक्शन मिल जाता है टाइप कास्टिंग, जिसकी मदद से आप लोग एक वैल्यू को जो कि इंट डेटा टाइप की हो या फ्लोट डेटा टाइप की हो, उसे दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। सो यहाँ पर हम मान लीजिए सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं इंट वाला। सो यहाँ हम लिखेंगे, नया वेरिएबल बनाएंगे एक AF, ठीक है। AF हमने क्यों लिखा? ए का फ्लोट वर्जन, ठीक है। AF हमने नाम ऐसे दे दिया, ये मत समझना कि इसका कोई मतलब है, AF ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। इसके बाद इक्वल्स लगाएंगे, इक्वल्स लगाने के बाद हम लिखेंगे फ्लोट ऑफ, और यहाँ पर A। आप लोगों को समझा देता हूँ, AF है एक वेरिएबल का नाम जिसके अंदर हम A की फ्लोट वैल्यू को स्टोर कराने वाले हैं। उसके बाद हमने इक्वल्स यूज करा है एंड फ्लोट A हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम A को फ्लोट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। ये जितना भी है, यह है टाइप कास्टिंग का सिंटेक्स, टाइप कास्टिंग सिंटेक्स, ठीक है। सबसे पहले वेरिएबल का नाम जिसके अंदर न्यू वैल्यू स्टोर होगी, उसके बाद इक्वल साइन, फिर डेटा टाइप जिसमें कन्वर्ट कराना है एंड फिर वो वेरिएबल का नाम जिसको कन्वर्ट कराना है, ठीक है। ये सब लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर प्रिंट लिखें, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ हम AF प्रिंट कराएंगे, ठीक है। A था, उसकी वैल्यू को हमने फ्लोट कर दिया, फिर AF में कन्वर्ट कर दिया, स्टोर कर दिया एंड उसके बाद AF को प्रिंट करा दिया। इसे रन कराएंगे तो यहाँ देख सकते हैं एरर आ रहा है, फ्लोट A, सॉरी यहाँ पर हमने, ठीक है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया। फ्लोट के बाद आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर A लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद करना है, ऐसे करके आप लोगों को लिखना है। ये सिंटेक्स था, मेरे से गलती हो गई थी। सो यहाँ पर AF इक्वल्स फ्लोट, फिर ब्रैकेट्स एंड उसके अंदर A। इसे रन कराएंगे तो यहाँ 7.0 प्रिंट होना चाहिए, हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लोट की जगह हम लोग कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ जैसे कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तो ये वैल्यू किस में चेंज होनी चाहिए? 7+0J, ठीक है। रन कराएंगे, देखेंगे 7+0J में ये वैल्यू चेंज हो गई है। अब जो AF के अंदर वैल्यू है वो है 7+0J एंड जो A के अंदर वैल्यू है वो तो 7 ही है। सो गाइस, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को अपने प्रोग्राम में यूजर का इनपुट लेने की जरूरत पड़ती है, मतलब सामने वाले से आप लोग कुछ इनपुट कराएंगे, उसे प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट में देंगे। जैसे कि कैलकुलेटर में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ नंबर्स देते हैं, उनका प्रोसेस होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट होता है एंड वो आप लोगों को रिजल्ट मिल जाता है। तो वैसे ही आप लोग अपने प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं, यूजर इनपुट ले सकते हैं, तो वो आप लोगों को बताते हैं। तो यूजर इनपुट लेने के लिए आप लोगों को एक वेरिएबल सबसे पहले क्रिएट करना है। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सिंपल सिंटैक्स लिखना है। यहाँ वेरिएबल का नाम लेंगे हम input1, ठीक है। वेरिएबल का नाम दे दिया हमने input1। input1 लिखने के बाद यहाँ पर इक्वल्स का साइन यूज किया। इक्वल्स का साइन यूज करने के बाद आप लोगों को एक ऑपरेटर यूज करना है जिसका नाम है इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर input1 की जगह यहाँ पर नेम लिख देते हैं, ठीक है। नेम लिखा, इक्वल्स में हमने एक ऑपरेटर दिया इनपुट। इनपुट के बाद हमें ब्रैकेट्स यूज करने हैं एंड ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन मार्क्स यूज करके हमें प्लेस होल्डर देना है। प्लेस होल्डर का मतलब क्या, जैसे आप लोगों ने स्कूल के फॉर्म्स में देखा होगा, नेम के आगे आप लोग नेम लिखते हैं, एड्रेस के आगे एड्रेस लिखते हैं, तो वही जो जिसके आगे लिखना है आप लोगों को अपना इनपुट, वो चीज़ देनी है। तो यहाँ पर एंटर योर नेम हेयर, ठीक है। एंटर योर नेम हेयर के आगे आप लोगों का जो इनपुट दिया जाएगा वो है। एंड इसके बाद यहाँ प्रिंट करा देंगे हम हेलो एंड फिर हेलो के साथ ही यहाँ लिखेंगे कॉमा नेम, ठीक है। पहले ये हेलो प्रिंट करेगा जो कि एक स्ट्रिंग होगी एंड फिर ये नेम के अंदर जो भी वैल्यू है उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर जो भी नेम वो एंटर करेगा यूजर, उसको एक हेलो और उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ रन कराते हैं तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है एंटर योर नेम हेयर, तो रोहन डाल देते हैं, ठीक है। रोहन यहाँ पर हमने एंटर किया एंड एंटर करेंगे तो हेलो रोहन। तो गाइस, कई बार प्रोग्राम में ऐसी कंडीशन आ जाती है, आप लोगों को दो चीज़ों में से चूज करना पड़ता है कि या तो ये काम हो जाए या फिर ये काम हो जाए। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब आप लोगों को चूज करना पड़ता होगा। तो वहाँ पर आप लोग अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो दो चीज़ों में से चूज करे एंड कोई एक काम करे, तो वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जरूरत पड़ती है इफ एल्स स्टेटमेंट्स की। इफ एल्स में आप लोगों का क्या होता है, इफ एल्स में जो इफ के अंदर कंडीशन दी जाती है, अगर वो ट्रू होती है तो इफ वाला जो पार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा,
और अगर वो ट्रू नहीं होती है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। मतलब इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट होगा, वरना फिर एल्स तो होगा ही होगा। एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, वो कोई कंडीशन चेक नहीं करता है। सो उसका सिंटैक्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो इफ के अंदर आप लोगों को यहाँ देना है, मान लीजिए एक वेरिएबल सबसे पहले बनाते हैं ए इक्वल्स 7, ठीक है, ए 7 दे दिया हमने। अब हम क्या कह रहे हैं, इफ ए इक्वल्स 7, अगर ए 7 के इक्वल है फिर आप लोगों को कॉलम यूज करना है। कॉलम सिंटैक्स के अंदर आता है तो मस्ट है आप लोगों को करना ही करना है। इसके बाद आप लोगों को एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं 2 स्पेसेस आगे ये आपका कर्सर आ गया है, एंड ये स्पेसेस आप लोगों को मेंटेन करके चलने हैं। इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। पाइथन इंडेंटेशन के रूल्स को फॉलो करता है। तो इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन सेम ब्लॉक ऑफ कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। मतलब कि जब तक आप लोग यहाँ 2 स्पेसेस पर लिखते रहेंगे तब तक आप लोग इफ के अंदर हैं। जैसे ही आप लोगों ने क्रॉस बटन दबाया एंड आप लोग उन स्पेसेस से बाहर आए, अब आप जो भी लिखेंगे वो इफ के अंदर नहीं रहेगा, अब वो इफ से बाहर आ जाएगा। उसके लिए आप लोग यहाँ पर नया ब्लॉक ऐड करिए, यहाँ एल्स ब्लॉक ऐड करिए, एंड उसके अंदर आप लोग यहाँ कॉलन यूज करेंगे पहले, एंड फिर एंटर मारते रहेंगे तो ये एल्स के अंदर आएगा। अब ये इफ के अंदर नहीं है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ से नया ब्लॉक ऐड कर दिया। सो यहाँ पर आप लोगों को लेकर चलते हैं सिंटैक्स पर वापस। तो ये आपका इंडेंटेशन हो गया था। यहाँ पर हम इसके अंदर जो स्टेटमेंट देंगे वो देंगे हम a is 7। अब हमने से कहा क्या, ये समझ लेते हैं। a को हमने सबसे पहले 7 वैल्यू दे दी, फिर हमने कहा कि अगर a 7 के इक्वल है तो प्रिंट कर दो a is 7, और उसके बाद हम इसे दूसरी कंडीशन देंगे एल्स वाली। एल्स में हम कहेंगे कि वरना प्रिंट कर दो a is not 7। दो ही तो कंडीशन होती है, या तो a 7 होगा या a 7 नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग 2 कंडीशन देकर और स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि इफ a is equal to 7 प्रिंट a is 7 एल्स प्रिंट a is not 7। इसे रन कराएंगे, यहाँ पर प्रिंट हो गया a to 7 इक्वल्स टू, हाँ। सो यहाँ पर हमने गलती क्या की थी, हमें यहाँ पर डबल इक्वल्स देना है। ये जो डबल इक्वल्स है इसे हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, एंड 2 वैल्यूज को कंपेयर कराने के लिए या 2 चीजों को कंपेयर कराने के लिए हमेशा डबल इक्वल्स का यूज होता है। एंड यहाँ पर जो हम ए के साथ असाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इक्वल्स का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड डबल इक्वल्स का मतलब होता है रिलेशनल ऑपरेटर, जो कि कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी गलती दी है, हमने सिंगल इक्वल्स यहाँ यूज किया था जबकि हमें डबल यूज करना था। तो इफ ए डबल इक्वल्स 7, डबल इक्वल्स का मतलब क्या है कि अगर दोनों की वैल्यूज मैच कर रही हैं तो प्रिंट कर दो a is 7, एंड इसे रन कराएंगे तो यहाँ प्रिंट हो गया a is 7। यहाँ पर हम a की वैल्यू कर दें 9, ठीक है, रन कराएंगे a is not 7 प्रिंट होगा, a is not 7। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी वैल्यू को चेक करा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप लोग एक और कंडीशन दे सकते हैं कि इफ a is greater than 7 प्रिंट a is more than 7, ठीक है, नॉट मोर देन 7, ठीक है। ये एक हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने a की वैल्यू दे दी 9। अब आपने कहा कि अगर a 7 से बड़ा है तो प्रिंट करो a इज मोर देन 7, एल्स प्रिंट कर दो a इज नॉट मोर देन 7। अब प्रिंट क्या होना चाहिए, a इज मोर देन 7। रन कराएंगे a इज मोर देन 7। अब यहाँ पर a की वैल्यू हम कर दें 2, रन कराएंगे तो a इज नॉट मोर देन 7। क्यों, a की वैल्यू तो 2 है तो a 7 से बड़ा नहीं है। तो ये आप लोगों के इफ एल्स स्टेटमेंट हो गए। अब कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के पास कई सारी कंडीशंस आ जाती है। मतलब ये तो 2 कंडीशन थी, या तो 2 मतलब या तो 7 से छोटा है या 7 से बड़ा है, ये 2 कंडीशन थी। कई बार आप लोगों के पास ज़्यादा कंडीशंस आ जाती हैं, तो वो क्या हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों को एक और स्टेटमेंट ऐड करना है, एल इफ। एल इफ का मतलब बेसिकली अगर हम समझें तो एल्स इफ। इफ का मतलब है अगर, एल्स इफ का मतलब है वरना अगर, और एल्स का मतलब है वरना, ठीक है। तो एल इफ लिखेंगे, फिर कॉलन यूज करेंगे, सॉरी कॉलन नहीं, पहले कंडीशन देनी होगी क्योंकि एल इफ में हमें कंडीशन देनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल्स 7, या तो छोटा हो या फिर बड़ा हो या फिर इक्वल्स हो, तो प्रिंट कर दो। यहां पर कॉलन लगाने के बाद हम लिखेंगे प्रिंट a इज इक्वल टू 7 इक्वल, ठीक है। या तो अगर बड़ा है तो प्रिंट कर दो मोर देन 7, इक्वल है तो प्रिंट कर दो इक्वल टू 7, एंड अगर कुछ भी नहीं है तो प्रिंट कर दो नॉट मोर देन 7। अब इसे रन कराएंगे तो यहाँ पर ये a इज नॉट मोर देन 7, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू तो 2 थी। अब यहाँ पर अगर हम 7 प्रिंट कराएं तो रन कराएंगे तो यहाँ a इज इक्वल टू 7 प्रिंट हो गया। एक कंडीशन और हमने इसमें ऐड कर दी। अब आप लोगों के पास लिमिट नहीं है कि आप लोग एक एलिफ जोड़ते हैं या कितने एलिफ जोड़ते हैं, आप लोग इसके साथ मल्टीपल एलिफ को यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल आप लोगों को ये सिंटैक्स फॉलो करना है, यहाँ एंटर प्रेस कीजिए, फिर बैक आइए, एलिफ एंटर कीजिए, फिर कंडीशन दीजिए, एंड फिर इसे मल्टीपल एलिफ जोड़ते रहिए, एंड एंड में आप लोगों को एल्स वाला स्टेटमेंट दे देना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इफ एल्स और एलिफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं पाइथन के अंदर। अब देखते हैं फॉर लूप और वाइल लूप। बेसिकली पाइथन में आप लोगों को 2 टाइप के लूप मिलते हैं, फॉर और वाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप। तो यहाँ एक वेरिएबल बनाएंगे हम नेम नाम का, एंड नेम के अंदर जो वैल्यू देंगे वो हम देंगे रोहन, ठीक है। रोहन हमने वैल्यू दे दी। अब हम क्या चाहते हैं कि इसके जितने भी लेटर्स हैं वो अलग अलग प्रिंट हो जाएं, मतलब हम इसके थ्रू आइटरेट कर जाएं
रोहन की जितनी भी लेटर्स हैं उन सबको हम अलग अलग प्रिंट कर दें, तो वो हम फॉर लूप की मदद से कर सकते हैं। एंड फॉर लूप बेसिकली इसी काम के लिए बना है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, फॉर आई इन नेम कॉलन प्रिंट यहाँ पर आई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, फॉर का मतलब क्या है, फॉर एक कीवर्ड है जो कि हमारा फॉर लूप को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फिर आता है आई की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती रहेगी, मतलब हर बार इंक्रीज होती रहेगी। कैसे, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में रहेगी 0। एंड आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि कोई भी डेटा टाइप, मतलब कोई भी स्ट्रिंग एक टाइप का एरे है। एरे मतलब कि एक स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। कैसे, जो आर वैल्यू है वो है 0 इंडेक्स पर, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ओ वैल्यू है वो है 1 पर, फिर एच है वो है 2 पर, फिर ए है वो है 3 पर। इसी तरीके से आपकी और लेटर्स होते तो उनके अलग अलग इंडेक्स होते। तो यहाँ पर आपका जो आर है वो 0, ओ है 1, तो ये इंडेक्स की तरह बेसिकली इसे एक्सेस करता है। अब ये आई की वैल्यू जब 0 रहेगी सबसे स्टार्टिंग में, तो ये हमने प्रिंट कराया क्या है, प्रिंट आई। तो आई की वैल्यू 0 है, इन 0 इंडेक्स पर क्या है, आर, तो ये आर प्रिंट कर देगी। उसके बाद ये अगली लाइन में आ जाएगी, फिर से ये लूप हो, लूप का मतलब क्या, दोबारा रन करते रहना, मतलब अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन रन करते रहना। तो पहली बार 0 थी, फिर अगली बार वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई तो ओ प्रिंट होगा, फिर 2 हो गई तो एच प्रिंट होगा, फिर 3 हो गई तो ए प्रिंट होगा, एंड 4 हो गई तो एन प्रिंट होगा। ये जब तक होता रहेगा जब तक आप लोगों के स्ट्रिंग के अंदर जो लेटर्स हैं वो खत्म नहीं हो जाते, एंड फिर ये वो कर देगा। तो फॉर आई की वैल्यू समझ में आ गई आपको, सबसे पहले 0, फिर इंक्रीज होते होते फिर इन भी एक कीवर्ड है जो कि सिंटैक्स में होता है, आप लोगों को यूज करना होगा। और नेम वो चीज है जिसके अंदर आप लोगों को आइटरेट कराना है, जिसकी वैल्यूज को आपको प्रिंट कराना है, जिस भी लेटर्स को आपको प्रिंट कराना है। तो यहाँ पर फॉर आई इन नेम, उसके बाद कॉलन, जैसे हम इफ एल्स में कर रहे थे वैसे ही हमने यहाँ पर कॉलन यूज किया है ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। उसके बाद एंटर करेंगे, फिर से इंडेंटेशन यहाँ पर आ गया है और हमने प्रिंट करा दिया आई की वैल्यू जो भी हो उसे प्रिंट कर दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि नेम के अंदर आई की वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। इसे रन कराएंगे तो यहाँ देख सकते हैं ROHAN अलग अलग लाइन में प्रिंट हो गया है। इसी तरीके से आप लोग अगर कोई बड़ी चीज़ यहाँ लिख देते, यहाँ लिखते चले जाते हैं, बहुत लंबा लिख दिया हमने, इसे रन कराएंगे तो ये ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यार आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है ये कितना बड़ा है, ये आइटरेट कर देगा। तो फॉर लूप का यही वो होता है। अब देखते हैं वाइल लूप्स को। तो वाइल लूप्स आपके कब काम आते हैं, वाइल लूप्स आपके जब काम आते हैं जब आप लोगों को एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कराना हो। मान लीजिए आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि टीचर बोलती है कि सॉरी को 100 बार, 200 बार, 500 बार लिख कर लाओ, ठीक है। तो वो काम आप पाइथन में वाइल लूप की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं, 2 या 3 लाइन के कोड से। कैसे, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इक्वल्स हमने इनिशियल वैल्यू दे दी 1, फिर एंटर कराएंगे 1 देने के बाद, फिर यहाँ एक कीवर्ड देंगे वाइल, ठीक है। वाइल लिखने के बाद हम कहेंगे कि ए इज लेस देन 100, कि जब तक ए 100 से छोटा है प्रिंट करो। यहाँ पर हमें वो चीज़ देनी है जो हमें प्रिंट करानी है, तो यहाँ पर हम सॉरी दे देंगे, ठीक है, हमें सॉरी प्रिंट कराना है। एंड उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ ए इक्वल्स ए प्लस 1। अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं पहले इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ए की वैल्यू दी इनिशियल वैल्यू 1, ठीक है। ए की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। फिर हमने कहा कि जब तक ए 100 से छोटा है, 100 से छोटा है, प्रिंट करो सॉरी। तो सबसे पहले ये क्या देखेगा, सबसे पहले जब ये लूप शुरू होगा तो ये देखेगा ए की वैल्यू 100 से छोटी है, तो ए की वैल्यू सबसे स्टार्टिंग में क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू 100 से छोटी है तो ये प्रिंट कर देगा सॉरी। उसके बाद अगली लाइन में आएगा और ये करेगा ए इक्वल्स ए प्लस 1, यानी ए की वैल्यू जो थी वो ए प्लस 1 हो जाएगी, यानी ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर से ये लूप में आ जाएगा, फिर से चेक करेगा कि ए की वैल्यू 100 से छोटी है, अगर है तो सॉरी प्रिंट कर देगा, क्योंकि वैल्यू 2 है तो 100 से छोटी है तो फिर सॉरी प्रिंट कर देगा। तो ये जब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक 99 बार वैल्यू नहीं हो जाती, मतलब ए की वैल्यू 99 हो जाएगी, फिर चेक करेगा 100 से छोटी है, फिर सॉरी प्रिंट कर देगा, फिर वैल्यू 100 हो जाएगी, फिर वैल्यू 100 हो जाएगी, एंड ये चेक करेगा छोटी है नहीं, इक्वल है, तो ये लूप यहाँ पर खत्म हो जाएगा। फिर ये लूप आगे नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू जो है वो 100 के इक्वल हो गई है। तो अब इसे रन कराते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर सॉरी प्रिंट हो गया है। ये देखिए आप लोग ऊपर आएंगे तो यहाँ सॉरी 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 प्रिंट हो गया एंड प्रोग्राम फिनिश हो गया। तो ये 99 बार प्रिंट हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ हम सॉरी की जगह ए ही प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो ये 1 से 99 तक की जो गिनती है उसे प्रिंट कर देगा। रन कराएंगे, देखिए 99 तक प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 से लेके और 99 तक यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग और वैल्यूज चेंज करके देखिएगा, इस चीज़ को थोड़ा पक्का कर लीजिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं आगे आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट्स। तो अब जो अगला टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है फंक्शंस। फंक्शंस की जरूरत आप लोगों को कब पड़ती है, फंक्शंस होते क्या है। तो फंक्शन आप लोग जब यूज करते हैं जब आप लोगों को सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार रिपीट कराना हो। ध्यान दीजिएगा, लूप्स को आप लोग जब यूज करते थे जब आप लोगों को किसी स्टेटमेंट को रिपीट कराना होता था, बट यहाँ फंक्शंस को आप लोग जब यूज करते हैं जब आप लोगों को कोड को रिपीट कराना होता है। तो मान लीजिए कोई 10 लाइन का कोड है, उसे आप लोगों को अपने प्रोग्राम में बार बार यूज करना है एंड उसे आप लोग बार बार लिख रहे हैं। तो ये चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए पाइथन में एक फंक्शन मिलता है आपको, एक
फीचर मिलता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस क्रिएट करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज करना है। डेफ का मतलब होता है डिफाइन, पर इसे डेफ से हम लिखते हैं। डेफ लिखने के बाद आप लोगों को फंक्शन का नाम देना है। फंक्शन का नाम हम देंगे यहाँ पर ए। मान लीजिए हमने ए दे दिया, ठीक है। ए के अंदर हमने उसके आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब बता दें, आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है कि कौन कौन सी वैल्यूज वो फंक्शन लेगा, क्या वैल्यूज वो फंक्शन लेगा। तो यहाँ पर ए के अंदर हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया कोई भी एक्स, ठीक है। मान लीजिए लेट द आर्ग्यूमेंट बी एक्स, मान लीजिए हमने कोई आर्ग्यूमेंट दिया एक्स कि ए फंक्शन जो है वो एक्स आर्ग्यूमेंट को लेगा। अब यहाँ पर हमने कॉलन यूज किया, फिर एंटर प्रेस किया। अब क्या करा हमने, प्रिंट कर दिया एक्स। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये 2 लाइन का कोड है। अब हम यहाँ पर ए के अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया एक्स कि ए फंक्शन जो है वो एक्स आर्ग्यूमेंट को लेगा एंड उस एक्स आर्ग्यूमेंट को प्रिंट कर देगा। प्रिंट एक्स के अंदर हमने फंक्शनैलिटी दे दी। इसे एंटर कराएंगे। अब हम इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ ए लिखना है एंड यहाँ पर स्ट्रिंग कोई भी वेरिएबल देंगे, यहाँ पर नेम कोई भी वैल्यू देंगे, सॉरी यहाँ पर नेम लिख दिया। अब ये हम पहले मान लीजिए कुछ प्रिंट कराना था हमें, तो हम क्या लिख रहे थे, प्रिंट एंड फिर ब्रैकेट लगा रहे थे, फिर नेम लिख रहे थे। बट जब हमने ये प्रिंट एक्स को फंक्शन के अंदर दे दिया, अब हमें प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम सिर्फ ए लिखेंगे, रन कराएंगे, नेम प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए नेम प्रिंट हो गया। इसके अंदर अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बार बार प्रिंट की यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ए यूज़ करो एंड उसके अंदर आप लोग कुछ भी लिखो, ए यूज़ करो एंड उसके अंदर आप कुछ भी लिखो। तो आपका जो 5 लेटर का प्रिंट स्टेटमेंट था उसे हमने 1 लेटर के सिंपल ए स्टेटमेंट में चेंज कर दिया एंड अब हम इसके साथ कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोग और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ फंक्शन के अंदर दे सकते हैं एंड उसे रन करा सकते हैं। एक और हम यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड करके देखते हैं। यहाँ एक नया फंक्शन बनाएंगे सम नाम से, ठीक है। सम बनाएंगे एंड ये 2 वेरिएबल लेगा, ए और बी, ठीक है। 2 वैल्यूज का सम ही तो करेगा, तो ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा ए और बी। इसके बाद हमें कॉलन यूज़ करना है, कॉलन के बाद एंटर प्रेस करेंगे और ये क्या करेगा, सी इक्वल्स ए प्लस बी, ठीक है। सी इक्वल्स ए प्लस बी ये करेगा एंड फिर प्रिंट करेगा सी। ये ए और बी को प्लस करेगा एंड उसका जो सम है उसे प्रिंट कर देगा। इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि प्रिंट ए प्लस बी। आप लोगों को जिनको भी जैसे भी समझ में आ रहा हो वैसे आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इसे तो फिलहाल कमेंट ही कर देंगे। तो इसके बाद ये हमारा फंक्शन हो गया है। अब हमें ये 2 लाइन तो हम नहीं दे सकते क्योंकि वो ए और बी ले रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। अब मान लीजिए हम इसे 7 सिर्फ आर्ग्यूमेंट दे दें एंड रन कराएं तो हमें एरर देगा नेम ए इज नॉट डिफाइंड, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर सम कर दिया है। अब यहाँ पर हम ए को सॉरी लिख दें सम, ठीक है। सम के अंदर हमने क्या दिया, 7 दे दिया। इसे रन कराएंगे तो ये क्या करेंगे, सम मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी। ए के जो पहली वैल्यू आप लोगों ने 7 दी वो तो ए के अंदर चली गई, पर बी वाली वैल्यू कहाँ है, पाइथन कह रहा है कि बी वाली वैल्यू भी तो दो। तो 7 के साथ हम यहाँ पर दे देंगे एक कॉमा लगाकर 8, 7 और 8। इसका जो सम आना चाहिए 15। आइए देखते हैं क्या प्रिंट होता है। रन कराएंगे, 15 प्रिंट हो गया। तो अब आप लोगों को कभी भी कोई 2 नंबर का सम कराना है तो आप लोग यहाँ पर 7, 8 देंगे, सिंपली सम लिखेंगे एंड उसके साथ प्रिंट करा लेंगे। बार बार आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।